अब हम चर्चा करेंगे कि भारत में लोहा और इस्पात उद्योग कैसे विकसित हुए, फैक्ट्रियां कैसे लगी, जो संयंत्र थे, प्लांट थे, वो कैसे लगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की। उसमें देखो बेटा, दो लोगों के नाम आते हैं शुरुआत में। एक भूवैज्ञानिक थे चार्ल्स वेल्ड, यहां पर लिख देता हूं, भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड का नाम आता है, चार्ल्स वेल्ड। और एक जमशेदजी के पुत्र दोराबजी टाटा। इन दोनों ने काफी लंबे समय तक मध्य भारत और उसके आसपास की पहाड़ियों की खाक छानी, मतलब बहुत घूमे वहां पर, एक ऐसी जगह की तलाश में कि वहां पर हम एक आयरन एंड स्टील फैक्ट्री या प्लांट लगा सके। साथ में वहां पर जो ओर है, आयरन और लो अयस्क हैं, जमीन से वहां पर लोहे की जो मात्रा है वो ज्यादा प्राप्त हुआ, हमें खोद करके निकाले, फिर उससे कच्चा माल भी तो चाहिए ना इंडस्ट्री लगाने के लिए। तो दोराबजी और चार्ल्स वेल्ड काफी जगह पे घूमे, आखिरकार करके उनको जो रजारा की पहाड़ियां थी वहां पर अगरिया समुदाय की मदद से, रजारा की जो पहाड़ियां हैं वहां पर उनको अच्छे किस्म का लो अयस्क मिला। उन्होंने जब देखा कि कुछ लोग टोकरियों में भर करके लोहा लेके आ रहे हैं, और खास करके यहाँ पर जो अगरिया समुदाय मध्य भारत का, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगरिया समुदाय ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उसके आसपास का क्षेत्र था, झारखंड वगैरह, जहां पे जो खनिज है वो बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। अगरिया समुदाय टोकरियों में भर भर के लो अयस्क ला रहे थे। जब उन्होंने पता किया तो उनको पता चला कि जो रजारा की पहाड़ियां उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर लो अयस्क बहुत अच्छी मात्रा में है। तो इन्होंने फिर वहां पर एक जो स्पॉट था, एक जगह थी, वो डिसाइड किया कि यहां पर हम अपना प्लांट लगाएंगे। तो देखिए, सुवर्ण रेखा नदी के किनारे एक नदी और है खरकई, सुवर्ण रेखा व खरकई नदी, नदियों के किनारे संगम होता है। यहां पर जमशेदपुर जगह का नाम रखा गया, जमशेदजी टाटा का ओरिजिनल नाम इसका साकची था। जमशेदपुर में एक औद्योगिक शहर बसा, जमशेदपुर नाम से औद्योगिक शहर बसाया, जिसको नाम टाटा नगर भी कहते हैं हम आजकल। और यहां पर एक स्टील प्लांट लगाया गया, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जिसको कहा गया टिस्को। यहां पर स्वर्ण रेखा और खरकई नदी थी, तो पानी की भी उपलब्धता थी, पानी की उपलब्धता बहुत ज्यादा थी, नदियां थी तो कोई समस्या थी नहीं। तो यहां पर जो है टिस्को प्लांट लगा 1912 में। टिस्को, जैसे देखिए 1907 में ये जो स्थापना हो गई थी, लेकिन 1912 से टिस्को में स्टील का उत्पादन शुरू हुआ, स्टील उत्पादन शुरू हुआ। और यहां पर टिस्को का जो फुल फॉर्म है वो आपको पता रखना है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। कई बार फुल फॉर्म पूछते हैं कि टिस्को का फुल फॉर्म बताइए, ये है टिस्को। 1912 में उत्पादन शुरू हुआ, स्टील उत्पादन। 1907 में उसकी स्थापना हुई, जगह थी साकची, जिसको जमशेदपुर नाम दिया गया। औद्योगिक शहर टाटा नगर भी कहते हैं, जमशेदजी टाटा के नाम पर। भारत का स्वतंत्रता से पहला जो है वो स्टील एक प्लांट था, संयंत्र था, टिस्को। याद रखना, एग्जाम में आता है कई बार। नदियां थी स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम पर, इसलिए पानी की उपलब्धता ज्यादा थी। शुरुआत करते हैं हम। भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड और दोराबजी टाटा बहुत घूमे, आखिरकार उन्हें जो रजारा की पहाड़ियां थी वहां से उनको लो अयस्क के प्रमाण मिले, बहुत अच्छी किस्म का लो अयस्क। अगरिया समुदाय ने इसमें हेल्प की थी। उसके बाद में उन्होंने ये प्लांट जो है वो डेवलप किया और यहाँ पर लगाया। 1912 से इसमें स्टील का उत्पादन शुरू हुआ, 7 में इसकी स्थापना हो गई थी। भारत में लोहा इस्पात उद्योग का उदय कैसे हुआ, ये पढ़ रहे हैं हम। लिखिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब ये चैप्टर जो है वो समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। अब देखिए, स्टील का उत्पादन तो शुरू हुआ, लेकिन अंग्रेज ये मानने को तैयार नहीं थे कि भारत में बढ़िया किस्म का स्टील भी बन सकता है।
तो शुरू शुरू में वही प्रॉब्लम थी जैसा हमने देखा था वस्त्र उद्योग के समय आई थी, लेकिन इसको जो बूस्ट मिला वो भी प्रथम विश्व युद्ध के बाद में मिला। तो प्रथम विश्व युद्ध पता ही आपको, मैंने उस समय बताया था, फिर भी मैं बताता हूं वापिस। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला, और उस समय ब्रिटेन में जो भी लोहा इस्पात बंद रहा था, लोहा बंद रहा था, स्टील बंद रहा था, वो सारा युद्ध संबंधी गतिविधियों आवश्यकताओं को पूरा करने में खपने लगा। तब उनको लगा कि यार अब वापिस हम आपूर्ति कहां से करें, कहां से लोहा ले, तो उनका फिर ध्यान गया टिस्को की तरफ। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान देखो ब्रिटेन में बनने वाला सामान देख सकते हैं हम। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन में निर्मित लोहे व स्टील का सामान, लोहे व स्टील का उपयोग युद्ध की आवश्यकताओं में खपने लगा, या पूरा पड़ने लगा, या उपयोग होने लगा। अब उनको दूसरे के लिए और भी कम पड़ने लगा, अब ये तो पर्याप्त नहीं था, तो उनका ध्यान गया टिस्को की तरफ। तो इस दौर में, प्रथम विश्व युद्ध के दौर में, इस दौर में युद्ध में प्रयोग या प्रयुक्त लोहे के जो गोले होते थे, लोहे के गोलों के खोल, जो तोप के अंदर यूज करते हैं ना, बारूद गोले होते हैं, तोप गोले, उसका जो बाहर का आवरण या वो गोले बनाने के लिए, रेल की पटरियों का निर्माण भी होना था ना, वो भी ऑर्डर टिस्को को मिलने लगे। रेल के पहिए इत्यादि निर्माण के ऑर्डर टिस्को को मिले। अब टिस्को की चांदी हुई भाई। पहले तो ये विश्वास भी नहीं करते थे कि टिस्को अच्छा स्टील बना भी सकता है, लेकिन अब करे क्या, उनको जरूरत थी लोहे की पटरियां, रेल के पहिए, तोपों के गोलों के खोल जो है वो, ये सारी चीजें थी। तो 1919 तक देखिए 90%, 14 में युद्ध शुरू हुआ, 18 हो गया पूरा, 1919 का जो दौर था 90% उत्पाद, 1919 तक 90% उत्पादन जो कि टिस्को में होता था। टिस्को का 90% उत्पादन औपनिवेशिक सरकार ही खरीद लेती थी, मतलब इंग्लैंड ही खरीद रहा था। औपनिवेशिक सरकार जहां तो ये मानने को भी तैयार नहीं थे कि अच्छा स्टील नहीं है, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल उल्टी हो चुकी थी। 1919 तक ये था कि भाई 90% आप मुझे दे दो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई आपको खरीदार ढूंढने की जगह नहीं है ना। ये देखो, एक तो पहला पॉइंट, फिर उसके बाद में दूसरा जो प्रथम विश्व युद्ध का दौर था उसमें गोले, रेल की पटरियां, रेल के पहिए बनाने का काम टिस्को को मिला। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, 1919 तक 90% सामान खुद सरकार, इंग्लैंड की सरकार टिस्को से खरीद रही थी। यह प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो टिस्को थी उसकी स्थिति में क्या सुधार आया, क्या डेवलपमेंट हुआ, और इसमें मैं बताऊंगा आपको। इसमें जो दिया है आंसर, क्वेश्चन दिए हैं, उसके आंसर सीधे सीधे यहां से निकल रहे हैं। सबसे बड़ा कारखाना हो गया था ये एशिया के अंदर। औपनिवेशिक जो इंग्लैंड का जहां पे राज था, वहां पे टिस्को सबसे बड़ा संयंत्र बनकर के उभरा था। स्वतंत्रता से पहले भारत का तो एकमात्र था ही। कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, जैसे कि धातुमल। धातु को गलाने के बाद में जो कचरा बचता है उसको धातुमल कहते हैं। धातु को गलाने के बाद बचा हुआ कचरा, उसको हम कहेंगे धातुमल। स्पिनिंग जैनी में ऑलरेडी लिखवा चुका हूं। प्रगलन वही है जब आप
गर्म करेंगे उसको अधिक तापमान पर, तब जो भी आपने अयस्क है वो पिघल जाएगा। उसको आपको जिसमें भी डालना है, जिस सांचे में डालना है, वहां पर आप उसको यूज कर सकते हैं। एक है औरांग। औरांग आपको पता ही है, गोदाम को कहते हैं औरांग, फारसी भाषा का शब्द है औरांग, जिसका मतलब होता है गोदाम। बुनकरों वाले टॉपिक में हमने देखा था कि लोगों ने कहा था कि हमारे औरांग खत्म हो गए, गोदाम खत्म हो गए, हम भूखों मरने की स्थिति में है। ये है धातुमल। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको पता रखनी है। इस तरह से ये चैप्टर पूरा हो गया बेटा। अब देखिए, ये है आपकी किताब। इसका मैं सीधा ये चैप्टर निकालता हूं आपके 6 चैप्टर, और 6 चैप्टर के जो प्रश्न है पीछे, सारे के सारे प्रश्नों के जवाब इन सभी वीडियोस में, जो 5 वीडियो इसके उसमें आ गए। यूरोप में भारतीय कपड़ों की भारी मांग क्यों थी, पहले वीडियो मैंने आपको बताया था। जामदानी, बंडाना, अगरिया। अगरिया मध्य भारत के लोहा प्रगालक समुदाय लिखवाया मैंने, जब ये टॉपिक मैंने लोहा वाला पढ़ाया है। इसमें ज्यादा आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, नोट्स आपके बनेंगे। अंग्रेजी का सीड सब हिंदी के छींट से निकला है। टीपू की तलवार वुड्स स्टील से बनी थी, बहुत अच्छी तरह से हमने डिस्कस किया है। भारत का जो कपड़ा निर्यात है वो है आपके जो 18वीं सदी 19वीं सदी, आप देखना उसको, उसके अंदर उसके दौरान गिरने लगा था। 18वीं शताब्दी है शायद मेरे हिसाब से। उसके बाद में देखिए, विभिन्न कपड़ों के नामों से इतिहास पता चलता है। हमने देखा था मलमल, मसलिन, कैलिको, बंडाना, छींट वगैरह, उसका जो आप चारों नाम थे आप अच्छे तरह से उसको लिख सकते हैं। इंग्लैंड के ऊन और रेशम उत्पादकों ने 18वीं सदी की शुरुआत में भारत से आयात होने वाले कपड़े का विरोध क्यों किया, कैलिको एक्ट। 2-3 परेशानियां थी अंग्रेजों की, वो आप लिख सकते हैं। ब्रिटेन में कपड़ा उद्योग विकसित हुआ तो भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, तो कपड़े का जो पतन वाला टॉपिक था उसके 3-4 बिंदु थे, बहुत अच्छी तरह से आप लिख सकते हैं। लोह प्रगलन उद्योग का पतन क्यों हुआ, मतलब लोहे की भट्टियां ठंडी क्यों पड़ी, ये वाला उत्तर वहां पे सेट होगा। वो 4 बिंदु आपको लिखने हैं, 3 या 4 जो भी बताए थे मैंने। भारतीय वस्त्र उद्योग को शुरुआती सालों में वही 1914 से जब उसको बूस्ट मिला था, लेकिन उसके पहले की जो कंडीशन थी, वस्त्र वाले टॉपिक में लास्ट वाला टॉपिक जो हमने पढ़ा था उसमें मैंने बताया था पहले महायुद्ध के दौरान अपना उत्पादन बढ़ाने में टिस्को को कैसे हेल्प मिली, ये सीधा सीधा उत्तर है। तो कुल मिलाकर के हमारा जो स्टडी कंटेंट है वो सीधा पूरा सिलेबस बेसिस है, और हम डायरेक्ट टारगेट करते हैं जो अभ्यास के प्रश्न है। कहीं कोई परेशानी नहीं है। पूरा चैप्टर के नोट्स बना करके मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कैसा लगा आपको। मुलाकात होगी आपसे अगले चैप्टर में इतिहास के।